आज हम लोग ब्लड की सीरीज में हम लोग देख रहे थे। आरबीसी को हम लोगों ने समाप्त किया। आज हम डब्ल्यूबीसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं डब्ल्यूबीसी क्या होती है और यह हमारे बॉडी में करती क्या है। तो बच्चों, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चरों में आपको यह बताया है कि डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड के अंदर पाई जाने वाली पूरे रुधिर के भीतर 1% भाग में होती है, जिसमें प्लाज्मा 55% के रूप में होता है। 45% संगठित पदार्थ होते हैं। इस 45 में 1% डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स होते हैं और ब्लड प्लेटलेट्स के पार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इसकी बात हम लोग अपने लेक्चरों में पहले ही कर लिया है। आज हम लोग जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि यह डब्ल्यूबीसी होती क्या है और करती क्या है। तो चलिए देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी कर क्या रही है। तो जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है, डब्ल्यूबीसी को हम लोग श्वेत रुधिराणु भी कहेंगे या इसे हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। यहाँ पे ल्यूको का अर्थ ही होता है व्हाइट, यानी कि सफेद, और साइट्स का मतलब होता है सेल्स, यानी ये हम लोग इसका मतलब होता है व्हाइट यानी कि सफेद, और इस साइट्स का मतलब होता है सेल्स यानी कि कोशिका, कोशा कह सकते हैं। ठीक है। तो श्वेत रुधिराणु हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में सफेद यानी कि कलरलेस, हम लोग कह सकते हैं सफेद रंग की कोशिका है। इसे हम लोग श्वेत रुधिराणु भी कहते हैं। क्योंकि यह हमारे ब्लड में निहित होती है, पाई जाती है। अंग्रेजी में इसको हम लोग व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं और शॉर्ट्स में हम लोग इसको WBCS से भी इंडिकेट करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि यह होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग यह जानेंगे कि यह WBC कलरलेस क्यों हो रही है। तो बच्चों, जैसा कि हमने यह सीखा है कि हमारे शरीर में जो रुधिर का रंग है यानी कलर है, वह हीम के कारण आता है। अर्थात हम लोग यह जान चुके हैं कि हीमोग्लोबिन के पाए जाने के कारण हमारा रुधिर कैसा दिखता है, लाल दिखता है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, यह डब्ल्यूबीसी के अंदर यानी कि श्वेत रुधिराणुओं के अंदर किसी भी प्रकार का कोई हीमोग्लोबिन यानी कि HB, जिससे हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, नहीं पाया जाता। इसके नहीं पाए जाने के कारण ही हमारा ब्लड कैसा होता है, तो श्वेत होता है, सफेद होता है। हम लोग कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन WBC के अंदर देखने को नहीं मिलता, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं या WBCS कहते हैं। हमने लिख भी रखा है, देख लेते हैं। WBC में यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ठीक है। इसी कारण यह कैसी होती है, रंगहीन होती है, माने उसमें कोई रंग नहीं होता, और इसे ही हम लोग WBC या हिंदी में क्या कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं कहती है। WBC, इसको मैंने यहां लिख दिया है। W यानी कि व्हाइट, B यानी कि ब्लड, और C का अर्थ होता है कॉर्पसेल्स यानी कि कोशिकाएं। ठीक है। तो इस तरह से हमने WBC क्यों श्वेत होती है, क्यों कलरलेस होती है, हमने देखा कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती। फिर दूसरी बात हम लोग यह देखेंगे कि जिस तरह से हमारे आरबीसी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कोशिकांग जिसमें केंद्रक भी देखने को नहीं मिला था, या यूं कहें, हमने आपको बता रखा है कि शुरुआती स्थिति में आरबीसी के अंदर केंद्रक ई न्यूक्लिएटेड के रूप में होती थी, यानी कि उसे हम लोग ई न्यूक्लिएटेड कह रहे थे। क्यों कह रहे थे, तो हमने बताया था कि प्रारंभ में आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस की स्थिति होती है, माने न्यूक्लियस होती है,
जैसे जैसे वह सेल्स या वह बॉडी मैच्योर्ड होती है, वैसे वैसे यह न्यूक्लियस डीजेनरेट कर जाती है। ठीक है, तो यहां देखते हैं डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की स्थिति स्पष्ट होती है, और इसके साथ ही साथ जो भी कोशिकांग हैं वो भी इसमें पाए जाती हैं। जो कोशिका के भीतर अंग माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स जो भी होते हैं ये पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक व कोशिकांग भी पाए जाते हैं। चलिए ठीक है, फिर हम लोग बात किए थे इसकी संख्या के ऊपर। तो हम लोग संख्या में देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी की संख्या हमेशा आरबीसी की संख्या से बहुत कम होती है। यानी हम कह सकते हैं कि संख्या के आधार पर, यानी कि संख्या यदि जाननी है हमें डब्ल्यूबीसी की, तो संख्या डब्ल्यूबीसी की आरबीसी की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। औसतन कितनी होती है? तो औसतन डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे ब्लड में 6000 से 8000 प्रति घन एमएम के आसपास होती है। यानी हम लोग कंपैरिजन करें अपने आरबीसी से तो हम पाएंगे कि इसकी संख्या बहुत ही कम है। चलिए देखते हैं कंपैरिजन करके कि इसकी संख्या कितनी आरबीसी से कम हो रही है। तो हमने यहाँ पे नोट किया है कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात, यानी कि रेशियो यदि हम लोग मिलाएं आरबीसी से डब्ल्यूबीसी की, तो हम क्या पाते हैं? यह 1:600, यानी कि एक संबंधी 600 के आसपास होती है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि जो आरबीसी की संख्या है, ठीक है, वो 600 होगी तो डब्ल्यूबीसी 1 के आसपास हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि आखिर इसका निर्माण, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे ब्लड के अंदर जो भी सारे पार्ट्स हैं जो हम देख चुके हैं, का निर्माण कैसे होता है। तो हम जान जाएं कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण, या आरबीसी का भी कह सकते हैं, अस्थि मज्जा द्वारा होता है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण यहाँ अस्थि मज्जा क्या होती है? तो अस्थि का मतलब होता है, अस्थि यानी हड्डी, हड्डी यानी कि बोन। ठीक है, जो प्रत्येक वर्टिब्रेट में पाया जाने वाला एक मुख्य कैरेक्टर है, कुछ मछलियों को छोड़ करके, क्योंकि उनमें अस्थि नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इनका निर्माण यानी कि डब्ल्यूबीसी का कहाँ हो रहा है? अस्थि मज्जा में। या अस्थि मज्जा क्या है? तो जितने भी हड्डी होते हैं, यानी हड्डी वाले प्राणी हैं, उनके बड़ी बड़ी हड्डियों में, हड्डियों के बीच में पाया जाने वाला एक स्थान होता है जिसे हम लोग अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। और लिम्फेटिक अंगों में यह बनता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा और लिम्फेटिक अंगों में होता है। तो यहाँ थोड़ा सा और हम लोग समझने की का प्रयास करें कि यह अस्थि मज्जा कहाँ पे है। यदि इसको जानना हो तो हम लोग किसी भी बड़ी हड्डी की कल्पना करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये मैं बड़ी हड्डी ले रहा हूं। देखिए, ये किसी भी कशेरुकी का एक बड़ी हड्डी जो हम लोग यदि हम मान ले कि कोई कशेरुकी प्राणी जिसकी एक हड्डी हमने लिया है, बड़ी वाली हड्डी कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो उस हड्डी के अंदर यदि हम इसके बाहरी पोर्शंस का अध्ययन करें, माने जाने, तो ये वाला जो सबसे बाहर पार्ट्स होता है, बाहर पार्ट्स को हम लोग कहते हैं ईपीफाइसिस। इसे कहेंगे ईपीफाइसिस। इस वाले भाग को, हड्डी की संरचना देख लेते हैं, उसमें यह आया हुआ बोन मैरो की स्थिति को भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये किसी कशेरुकी प्राणी का ये एक बोन है, हड्डी है। ठीक है, तो इस हड्डी के ऊपर वाले भाग को हम लोग एपीफाइसिस कहते हैं, और यहीं पे रहता है साइनोवियल टिश्यूज होता है। और यह टिश्यूज बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे अंदर। इससे एक फ्लूइड स्राव होता है जिसे हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, जो हमारे प्रत्येक जॉइंट्स में होता है। ठीक है, एक ल्यूप्स की तरह काम करता है। ठीक है,
अब ये भाग यहीं पे पाया जाता है। अब इसके मध्य में जब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इस टट्टी को ऊपर के हिस्से को हटा करके, तो ये वाली बीच में ये एक सैफ्ट होती है, इसको हम लोग सैफ्ट कह सकते हैं, सैफ्ट। और इसी को हम लोग कहेंगे, इस वाले भाग को जब हम थोड़ा सा और अंदर देखने का प्रयास करेंगे, तो इस वाले भाग को ही हम लोग मैरो कहेंगे। मैरो का मतलब यानी कि मज्जा, जो कि हड्डी के भीतर स्थित है, हम लोग बोन मैरो कह सकते हैं। और यह जो होती है ये वाली भाग, ये वाली जो आ रही है, इसको हम लोग कैविटी, मैरो कैविटी यानी गुहा, मज्जा की गुहा को ये इंडिकेट कर रही है, ठीक है। और इसी के भीतर यानी कि इसके भीतरी भागों में क्या होता है, बोन मैरो यानी कि हड्डी है, इसे हम लोग बोन मैरो कहेंगे। अस्थि मज्जा यानी कि अस्थि के भीतर पाया जाने वाला एक स्पेस, उसे हम लोग मज्जा कहेंगे। अब इसी को थोड़ा सा और भी हम अलग निकाल करके देखें तो यह देखते हैं कि कैसा दिखती है ये मज्जा, जहाँ पे WBC ही नहीं RBC का भी निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम बाहर निकाल रहे हैं। तो जैसे हम लोग एक स्ट्रक्चर ऐसे ले लें, ये ऐसे कुछ संरचना, हालांकि यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना है लेकिन देख लेते हैं। इसको जब हम बाहर निकाल रहे हैं, माने इसको बाहर करके जब जूम करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह का दिखेगी। देखिए इस तरह की संरचना लिए हुए दिखेगी। ये इस तरह की, इसे हम लोग हैवर्शियन कैनाल कहते हैं। और ये इस तरह की सेल्स हमें हमारी हड्डियों में उसके भीतरी भाग में देखने को मिलता है, ठीक है। ये हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये ठीक है। और ये हम लोग ऐसे एक सेल्स की कल्पना कर सकते हैं, ये इस तरह से संरचना, ठीक है। जब हमने क्या किया, इस बोन के भीतर स्थित बोन मैरो की संरचना को और हमने बाहर लेकर के उसे जूम किया, थोड़ा सा फैलाया, तो हमें कुछ इस तरह की संरचना देखने को मिलेगी। इसका ये वाला जो भाग होता है ना, कुछ इस तरह की संरचना लिए हुए हड्डी के भीतर के बाद, इसे हम लोग कहते हैं हैवर्शियन कैनाल, हैवर्शियन कैनाल, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये वाला भाग होता है ना, ये वाला भाग ये सॉलिड होता है और कॉम्पैक्ट होता है, माने पूरी तरह से ये ठोस होता है। और ठोस होने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं, जब हम लोग स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें यह देखेंगे। जान लीजिए कुछ इसमें ओसिन प्रोटीन का भी योगदान होता है और कुछ इसमें मिनरल्स भी होते हैं। तो यह मिनरल्स इसको क्या करता है, तो हार्डनेस इसको प्रदान करता है, माने उसकी कठोरता के लिए वही मिनरल्स ही जिम्मेवार होते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं सॉलिड या कॉम्पैक्ट बोन, सॉलिड और कॉम्पैक्ट बोन कह देंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह इसका भीतरी भाग, जैसे यह एक संरचना हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे करके एक संरचना है जो भीतर से क्या है, खोखली है। इसको मैंने इसमें से तोड़ के अलग किया, जूम किया और जूम करके दिखाने का प्रयास आपको हम कर रहे हैं। कुछ ऐसे दिखती है, यही वो पार्ट्स है इसके भीतर, ये वाला पार्ट्स यही इसकी भीतरी गुहा होती है, जिसे हम लोग कहते हैं मैरो कैविटी, यानी कि यह इसकी भीतरी गुहा होती है, ठीक है ना। इसे हम लोग मैरो कैविटी कहते हैं। और उसी कैविटी के अंदर क्या क्या होता है, तो इसी कैविटी के अंदर होता है रुधिर वाहिनियां होती हैं, कुछ तंत्रिकाएं होती हैं, कुछ फैट्स होती हैं, और इसी में अस्थि मज्जा भी भरी रहती है इसी के भीतर। तो मैंने बताया इसी में ब्लड वेसल्स हम लोग कह सकते हैं, रुधिर वाहिनियां इसी के अंदर होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, अस्थि मज्जा होती है, अस्थि मज्जा, इसे ही हमें जानना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोन मैरो कहेंगे, ठीक है। तो हमने यह देखा
कि हमारे जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर होती है। तो अस्थि मज्जा क्या है? तो अस्थि यानी कि एक बोन यानी कि हड्डी, इसके भीतरी संरचना को मैंने जब जूम करके बाहर निकाला तो कुछ इस तरह की संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जिसका ये पहला जो भाग होता है इसमें कुछ इस तरह की संरचनाएं दिख रही हैं, जिसे हम लोग हैवर्सियन कैनॉल कहते हैं। ये हम लोग वहां पे सीखेंगे, यहाँ हम लोग सिर्फ सीखे यह अस्थि मज्जा कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसी के भीतर ये वाली संरचना होती है। क्या होती है? मैरो कैविटी यानी कि मज्जा गुहा, और इसी मज्जा गुहा के अंदर रुधिर वाहिनियों का जाल फैला होता है, तंत्रिकाओं का जाल फैला होता है, पैड्स होते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर मैरो यानी कि अस्थि मैरो, जिसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं, भरी रहती है। तो इसी बोन मैरो में से इस डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, या डब्ल्यूबीसी ही नहीं आरबीसी का भी निर्माण इसी बोन मैरो के अंदर से ही होता है। उम्मीद है कि आपको ये बातें पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी कि आरबीसी का निर्माण हमारे बॉडी के किस भाग से यानी कि हड्डी के किस भाग से होता है। ठीक है, तो ये बोन मैरो है। अब यही हम लोग जान लें कि यहाँ बोन मैरो के दो भाग होते हैं। बोन मैरो के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। बोन मैरो जिसे हम लोग बीएम कहेंगे, बीएम, और यह बीएम क्या होता है? तो अस्थि मज्जा कही जाती है, इसे अस्थि मज्जा कहते हैं हम। और यही अस्थि मज्जा कितने भागों में? दो भागों में बटी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो एक को कहते हैं आर बी एम और दूसरे वाले भाग को कहते हैं वाई बी एम। तो इसी अस्थि मज्जा के भीतर दो संरचना देखने को मिलता है, एक को हम कहते हैं आरबीएम और एक को कहते हैं वाईबीएम। आरबीएम का मतलब होता है रेड ब्लड माने लाल रुधिर, मज्जा मैरो, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे लाल अस्थि मज्जा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लाल अस्थि मज्जा। जबकि वाईबीएम का मतलब होता है येलो बोन मैरो। क्या कहते हैं इसको? येलो बोन और मैरो विथ अस्थि मज्जा। तो प्यारे बच्चों, आपको यहां समझ लेना होगा कि जो डब्ल्यूबीसी हो या चाहे डब्ल्यूबीसी हो चाहे आरबीसी हो, दोनों का ही निर्माण कहाँ होता है? तो जितनी भी शरीर की बड़ी बड़ी हड्डियां हैं उनके भीतरी भाग में हमने एक हड्डी को काटा और काट करके उसको जूम किया, यहाँ से निकाला और निकाल करके उसको बड़े हुए संरचना में देखा, थोड़ा फैला करके देखा। तो इसमें हमने देखा कि इसके भीतरी भाग में मैरो कैविटी होती है, और उसी मैरो कैविटी के अंदर रुधिर वाहिनियों का जाल होता है, तंत्रिकाओं का जाल होता है, और उसी में क्या पाया जाता है? बोन मैरो पाया जाता है, जिसे हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं। और इसी अस्थि मज्जा से क्या इसका निर्माण होता है? तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। यह आपको सिर्फ डब्ल्यूबीसी के निर्माण को ही नहीं बताता, यह हमारे रुधिर का निर्माण यानी कि आरबीसी का भी निर्माण इसी भाग से होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मैंने दो भाग बताया आरबीएम और वाईबीएम, इसमें से आरबीएम भी हम लोग कह सकते हैं। जो आरबीसी का निर्माण हो रहा है ना, वो इसी भाग से यानी कि बोन मैरो के इसी भाग से यानी कि लाल अस्थि मज्जा से आरबीसी का निर्माण हो रहा है। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? तो रेड ब्लड मैरो से हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा कि इसका निर्माण बोन मैरो से होता है। या बोन मैरो क्या है? तो बोन यानी कि अस्थि, मैरो माने मज्जा यानी कि हड्डियों के भीतर पाया जाने वाला एक स्थान हम लोग कह सकते हैं। फिर हम लोग एक चीज और देखें आगे कि जो हमारे भीतर ये डब्ल्यूबीसी है वो बहुत कम समय तक जिंदा रहती है।
मतलब इसकी उम्र बहुत छोटी होती है, 1 से 4 दिन या हफ्ते दिन का हम लोग कह सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि इसका काम ही कुछ ऐसा है, यह हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले समस्त फॉरेन पार्टिकल को क्या करती है? मारती है, हमेशा देख-रेख करती रहती है, सुरक्षा करने का दायित्व इसके ऊपर है। तो इसकी संख्या जल्दी-जल्दी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो हम लोग इसका लाइफ स्पैन कह सकते हैं कि बहुत ही अल्प समय का होता है, 1 से 4 दिन तक का होता है। फिर हम लोग आगे देखेंगे, जब भी कभी हमारे रुधिर में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ी हुई प्रतीत होती है या बढ़ती है, यानी किसी भी व्यक्ति के शरीर में नॉर्मल यानी कि औसत संख्या से जब डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक हो जाएगी, तो उस कंडीशन को हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस का नाम देते हैं। ल्यूको माने फाइट और साइटोसिस जो कि सेल्स है का निर्माण होने लगता है। कह सकते हैं कि जब भी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ेगी, तो उस कंडीशन को हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस का नाम देंगे। ठीक है, हमने लिख भी दिया है, देख लीजिए, आप नोट्स बना सकते हो कि रुधिर में इनकी संख्या, इनकी माने डब्ल्यूबीसी की संख्या अत्यधिक हो जाने को हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, और यह कब ऐसा होता है, इस पर सोचना है। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या अत्यधिक तभी हो सकती है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसका काम ही कुछ ऐसा है कि बाहर से आए हुए समस्त फॉरेन पार्टिकल्स को, जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह हुआ, इनको किल करने का, यानी फैगोसाइटोसिस का ये काम करती हैं। तो जब हमारे शरीर में कोई रोग होता है, तो इनकी संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। ठीक है, जब भी कोई भी रोग बॉडी में होता है, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, और बढ़ी हुई संख्या को ही हमने कहा ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। ठीक है, अब यानी हमने लिख भी दिया है कि रोगों के समय इसकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चलिए आगे और भी कुछ समझ ले डब्ल्यूबीसी में। तो डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या ल्यूकोसाइट्स दो प्रकार की होती हैं। यानी कि डब्ल्यूबीसी में दो तरह के कण देखने को मिलते हैं, दो प्रकार के सेल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? तो एक को कहते हैं हम लोग कणिकाणु या कणिकामय ल्यूकोसाइट्स, यानी कि कणिकाणु या कणिकामय ल्यूकोसाइट्स, और इसको हम लोग कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स। और यहाँ ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब, ग्रेन्यूल का मतलब ही होता है कण युक्त, कण यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स युक्त, इसलिए इसे हम लोग कणिकाणु या कणिकामय ल्यूकोसाइट्स का नाम देते हैं। दूसरी जो सेल्स होती है इस डब्ल्यूबीसी के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं अकण कोशिका या कणिका विहीन ल्यूकोसाइट्स, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? ए ग्रेन्युलोसाइट्स। एक होती है ग्रेन्युलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल्स यानी कि कण पाए जाते हैं, एक होती है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए का मतलब होता है ऑब्सेंस, ऑब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थित। क्या अनुपस्थित? तो ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स यानी कि कण, यानी कि एक में कण नहीं है, इसलिए उसको अकण माने अनुपस्थित कण कोशिका कहते हैं, या कणिका विहीन जिसमें कणिका बिल्कुल भी नहीं है ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के दो भाग होते हैं, एक कणिका युक्त ल्यूकोसाइट्स और एक अकण युक्त माने बिना कणिका युक्त ल्यूकोसाइट्स। तो हम लोग अगले लेक्चर में एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे। पहले हम लोग कणिकाणु या कणिकामय ल्यूकोसाइट्स की चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में